हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल न्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, यानी भारत का इतिहास 1200 से 1550। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं पूरी फुल बुक के, यानी हम लोग फुल बुक कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। अगर आपने ये पूरी ही वीडियोस देख ली या ये कहूँ सारी वीडियोस देख ली तो आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो लास्ट हमने जहाँ वीडियो नंबर 1 में छोड़ा था, वहीं से आगे अब हम वीडियो नंबर 2 की स्टार्टिंग करेंगे, ओके? तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर की राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो विजयनगर है उसकी जो राजनीतिक और सैन्य और जो कृषि संरचना है उसकी व्याख्या करनी है। यानी मेनली हमें राजनीतिक यानी सैन्य और जो कृषि संरचना थी उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है? चलिए फिर उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर में आप लिखेंगे क्या। पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई में हुई थी। यानी जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना हुई है वो 1336 ई में हुई थी। हरियर और बुक्का नामक ने की। यानी ये दो भाई थे, हरियर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी। यह दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली और संगठित राज्य था। यानी ये दक्षिण भारत का एक संगठित और शक्तिशाली राज्यों में से एक था। ये आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये दक्षिण भारत का है। यानी हमारे भारत का जो ये नीचे वाला पार्ट है दक्षिण वाला, इस वाले पार्ट में ये साम्राज्य पाया गया था, जिसने लगभग 200 वर्ष स्थिर शासन किया। यानी यहाँ पर कम से कम 200 वर्ष तक जो स्थिर शासन है वो रहा था। विजयनगर की सफलता का आधार उसकी सुदृढ़ राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना है। यानी इसी वजह से इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से शासन किया, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक और जो सैन्य और जो कृषि संरचना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब किस तरह से इसी को हम डिटेल में जानेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे राजनीतिक संरचना, कि यहाँ की राजनीतिक संरचना कैसी थी। तो इसमें आप लिखेंगे विजयनगर का शासन केंद्रित होते हुए भी प्रांतीय स्तर पर विकेंद्रित था। यानी यहाँ देखिए केंद्रीय जो संरचना है वो भी थी, बट उसके बावजूद भी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रांतीय संरचना है वो भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा। राजा को क्या कहा जाता था? निरेश कहा जाता था। यानी राजा जो होते थे उन्हें निरेश कहा जाता था। राजा सर्वोच्च शासक था। उसे धर्म का रक्षक और देवता का प्रतिनिधित्व माना जाता था। यानी इसे ही धर्म का जो रक्षक है वो माना जाता था राजा को, और जो देवता का प्रतीक है यानी देवता के रूप में है हमारा राजा, इस तरह से देखा जाता था। राज्य के सभी कार्य उनके नाम से किए जाते थे। यानी राज्य में, पूरे राज्य में कोई भी कार्य हो, सब राजा के नाम पर ही होते थे, अच्छे कार्य, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद किस तरह से? राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो हर काम में राजा की मदद करती थी, जिसमें मुख्यमंत्री, सेनापति और खजांची तथा न्यायाधीश प्रमुख थे। यानी ये लोग जो थे वो प्रमुख होते थे जो राजा की हेल्प करते थे, ठीक है? अब आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे प्रशासनिक इकाइयां। यानी जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो कौन कौन सी थी? राज्य को अनेक प्रांतों, जैसे कि राज्य हो गया, जिलों यानी नाडु हो गए, यानी जिलों को नाडु बोला जाता था, और गांवों में बांटा गया था। इस तरह से पूरा राज्य बटा होता था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्ति थी, जिसे नायक, अमात्य और ग्राम प्रमुख कहा जाता था। यानी देखिए, अगर आसान में बताऊं तो जो प्रांत होता था उसमें नायक का शासन था, और जो जिला होता था यानी जो नाडु होता था वहाँ अमात्य का शासन होता था, और जो गांव होता था वहाँ ग्राम प्रमुख का शासक होता था, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नायक प्रणाली। किस तरह से? जमीन देकर उससे कर वसूलने और सैनिक सेवा देने का कार्य करवाया था, ताकि राजा का कार्य भी ज्यादा ना हो और
सुव्यवस्थित तरीके से शासन भी चलाया जा सके। यह प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन और सुरक्षा दोनों के लिए उपयोगी थी, यानी दोनों में ही सहायता करती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्य संरचना की। सैन्य संरचना कैसी थी? विजयनगर की सैन्य बहुत संगठित और शक्तिशाली थी, यानी विजयनगर की जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली और संगठित थी, तभी तो 200 वर्ष तक इन लोगों का शासन रहा था। इसमें आप लिखेंगे सेना में पैदल जो सैनिक होते थे वो होते थे, घुड़सवार होते थे, हाथी होते थे और तोपखाने भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे नायक सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय नायकों को क्षेत्र सौंपे जाते थे, जहाँ से वह सैनिक तैयारी करते थे, यानी एक तरह से सैनिक तैयारी भी की जाती थी। राजधानी हम्पी और प्रमुख सीमांत क्षेत्रों में मजबूत किले बनाए गए थे, यानी देखिए जो राजधानी हम्पी थी, क्योंकि विजयनगर की जो राजधानी है वो हम्पी है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो मजबूत किले हैं वो बनाए गए थे ताकि कोई इन पे आक्रमण नहीं करे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों जैसे कि निकोलो कोटी, अब्दुल रज़्ज़ाक और डोमिंगो पायस ने विजयनगर की सेना की अनुशासन और संख्या की प्रशंसा की, यानी इन सभी लोगों ने जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि संरचना, यानी जो कृषि संरचना थी वो कैसी थी? अगर कृषि संरचना की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे विजयनगर की आर्थिक समृद्धि का मूल आधार कृषि थी, यानी आर्थिक रूप से ये कृषि पर ही डिपेंड थे और ज्यादा कोई कार्य नहीं होता था। इसमें आप लिखेंगे राज्य की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर थी, यानी ज्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ खेती ही करते थे और अन्य कार्य नहीं करते थे। सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। बांध, तालाब और नहरें बनाई गई, जैसे तुंगभद्रा नदी पर बांध, यानी देखिए अगर लोग ज्यादा कृषि में इंटरेस्टेड हैं या कृषि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सिंचाई व्यवस्था है, जो पानी डालने वाली व्यवस्था है वो अच्छी ही होगी। यानी यहाँ पर लोगों ने बांध जैसी, तालाब जैसी और नहरों जैसी जो सुविधा है वो कर रखी थी और उदाहरण के लिए हम यहाँ तुंगभद्रा का उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मुख्य फसलें, यानी मुख्य कौन-कौन सी फसलें थी? तो यहाँ पर धान उगाया जाता था, गन्ना उगाया जाता था, कपास उगाया जाता था और जो मसाले थे वो भी उगाए जाते थे। ये यहाँ की मुख्य फसलें हो गई। भूमि पर कर, यानी भूमि कर लगाया जाता था और जो राज्यों की प्रमुख आय का स्रोत था, यानी ये जो कर था भूमि कर, यही राज्य की प्रमुख स्रोत होता था। कर का या ये कहें जो एक तरह से ये जो पैसा आता था वो इसी कर से आता था मेनली। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ भूमि मंदिरों और ब्राह्मणों को दान भूमि ही के रूप में दी जाती थी, यानी कुछ भूमि ऐसी भी होती थी जो मंदिरों और जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें दान के रूप में भूमि दे दी जाती थी ताकि वो लोग अपना विकास कर सकें। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। एंड याद रखना जो मंदिरों और जो ब्राह्मण होते थे उन्हें जो भूमि दी जाती थी उस पर कोई भी टैक्स यानी कर नहीं लगता था। ठीक है, उसके बाद में अब हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थल, शक्तिशाली सैन्य संगठन और उन्नत कृषि व्यवस्था ने उसे दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया, यानी यही रीजन थे कि ये दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा समृद्ध साम्राज्य था, इससे विकसित और कोई राज्य नहीं था। राजा की मजबूत नेतृत्व क्षमता और न्याय प्रणाली ने साम्राज्य को दीर्घकालीन स्थापत्य प्रदान किया, यानी जो राजा था वो भी बहुत मजबूत था और उसका नेतृत्व भी बहुत अच्छा था। इसी वजह से ये जो शासक है या ये कहूँ इसी वजह से ये जो राज्य है ये इतने लंबे टाइम तक चला था। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुजरात की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में व्यापार, पशुपालन और स्थानीय राजनीतिक प्रमुख कारण है, टिप्पणी कीजिए, यानी आपको गुजरात की जो राजनीतिक संस्कृति है इसके निर्माण में जो व्यापार है और पशुपालन है और स्थानीय जो राजनीतिक प्रमुख हैं उसके प्रमुख कारण आपको इस क्वेश्चन में बताना है। किस तरह से? चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे 1200 से 1550 ईस्वी के बीच गुजरात भारत का एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक राज्य था, यानी हम कह सकते हैं 1200 से 1550 तक जो गुजरात था वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य या ये कहूँ प्रादेशिक राज्य के रूप में सामने आया था। इसकी राजनीतिक संस्कृति का विकास केवल शासकों की नीतियों से नहीं बल्कि व्यापार से, पशुपालन से और स्थानीय राजनीति जैसे सामाजिक आर्थिक तत्वों से
गहराई से जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी और सामाजिक और आर्थिक जो तत्व थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन तीनों ने मिलकर गुजरात की विशिष्ट राजनीतिक पहचान बना दी। यानी व्यापार ने, पशुपालन ने और जो स्थानीय जो राजनीति थी उसने एक तरह से गुजरात को बहुत आगे बढ़ा दिया था। अगर हम पहला ही देखें व्यापार का प्रभाव किस तरह से गुजरात मध्यकालीन भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यानी एक तरह से ये केंद्र के रूप में उभरा था। अरब, फारस, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक गुजरात के व्यापारी व्यापार करते थे। यानी देखिए दूसरे देशों के साथ भी व्यापार था। अरब हो गया, फारस हो गया और अफ्रीका हो गया, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ तक गुजरात के लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे खंबात, सूरत और हड़ौच जैसे बंदरगाह विश्व प्रसिद्ध थे। यानी ये जो बंदरगाह थे ये विश्व प्रसिद्ध थे। आपने कभी ना कभी इनका नाम सुना ही होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापार से प्राप्त समृद्धि ने स्थानीय शासकों और व्यापारिक वर्ग जैसे कि बनियाओं, जहाज मालिकों और शिल्पकारों को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बना दिया। क्योंकि जो एक तरह से जहाज मालिकों को इसलिए क्योंकि जो भी व्यापार होता था वो जहाज के माध्यम से ही होता था। रेल वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी उस टाइम पे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापारियों ने प्रशासनिक और धार्मिक संस्थानों को दान देकर सत्ता संरचना में भागीदारी की थी। ठीक है, इन्होंने सत्ता जो संरचना है उसमें भी भागीदारी की। इस प्रकार व्यापार गुजरात की राजनीतिक संस्कृति का एक तरह से आधार बन गया था, आर्थिक आधार बन चुका था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे पशुपालन का योगदान। यानी जो पशुपालन है वो किस तरह से योगदान देता है। गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पशुपालन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्योंकि देखिए जो गुजरात है वहाँ अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो भी पाया जाता है। इसी वजह से जो पशुपालन है वो वहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। अब किस तरह से, तो इसमें आप लिखेंगे जहाँ चरवाहा समुदाय जैसे कि रबारी, जाट, मालधारी का प्रभाव काफ़ी था। यानी इन लोगों का जो प्रभाव है वो वहाँ बहुत बड़े लेवल पर देखा जा सकता है। इस समुदाय ने स्थानीय कृषक समाज और शासन वर्गों के बीच राजनीतिक संतुलन बना दिया। यानी ये जो है ये राजनीतिक संतुलन बनाने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उद्योग और सेना से घोड़े, ऊंट और पशुधन की आपूर्ति इन्हें समुदायों से होती थी, जिससे वह राजनीतिक रूप से उपयोग और प्रभावशाली बन गए और इसी वजह से ये लोग और ज्यादा प्रभावशाली बनते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय राजनीति का प्रभाव। यानी जो हमारी स्थानीय राजनीति है इसका क्या प्रभाव पड़ा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। एंड अगर थोड़ी बहुत वॉइस आए तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे गुजरात में राजनीतिक सत्ता कई स्तरों पर बटी हुई थी। यानी हम कह सकते हैं जो गुजरात है वहाँ राजनीतिक जो सत्ता है वो कई स्तरों पर बटी हुई थी। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों यानी स्थानीय प्रमुखों में और और जमींदारों की अपनी भूमिका यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय सरदार और व्यापारिक शासकों के साथ संगठन बनाकर शासन में हिस्सा लिया जाता था। यानी जो शासन में हिस्सा लेते थे तो व्यापारिक शासकों और जो स्थानीय सरदार होते थे उनके साथ संगठन या संबंध बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों जैसे जैन, मुसलमानों और हिंदू समुदायों के बीच संतुलन और सहयोग ने राजनीतिक संस्कृति को बहुधर्मीय और सहिष्णु बना दिया। जैसे कि हम देख सकते हैं जो जैन लोग हैं, मुस्लिम हैं और जो हिंदू समुदाय हैं उन्हों के एक साथ संतुलन या ये कहें एक साथ रहने की वजह से जो सांस्कृतिक बहुधर्मीय थी और जो सहिष्णुता थी उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार गुजरात की राजनीतिक संस्कृति केवल राजाओं और सुल्तानों को दान देना नहीं था। यानी जो गुजरात की राजनीतिक और संस्कृति थी वो सिर्फ राजाओं और जो सुल्तान होते थे उन्हें देना ही नहीं था, बल्कि यह व्यापारिक समृद्धि, पशुपालन और
आधारित अर्थव्यवस्था और सक्रिय स्थानीय राजनीति का समन्वय से बनी है। यानी यहाँ हम जो आधारित अर्थव्यवस्था है, सक्रिय स्थानीय राजनीति है, उनका सभी का समन्वय देख सकते हैं। इन कारकों ने गुजरात को न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बल्कि राजनीतिक रूप से गति और सांस्कृतिक रूप से विविध बनाया। यानी हम कह सकते हैं सिर्फ इसने आर्थिक रूप ही नहीं दिया, बल्कि जो सैन्य है और जो राजनीति है और जो गति है और जो सांस्कृतिक रूप है, उससे भी विविध बनाया, उससे भी आगे बढ़ाया और इन सभी में योगदान दिया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ इससे आगे के जो ये क्वेश्चन्स हैं वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। देखिए थोड़े-थोड़े क्वेश्चन्स करवाने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं सारे क्वेश्चन्स एक साथ करा दूँ और आपको समझ में ही नहीं आए, तो फिर क्या फ़ायदा होगा पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। इसीलिए डेली पढ़िए, बट थोड़ा-सा पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर डेली। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई-फ़ाई होते हैं, या ये कहूँ जो सारे ही क्वेश्चन्स एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं। तो उनके लिए और भी है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ प्लस में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो इन सभी पार्ट की मर्ज होगी, जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो 1 बाय 1 वीडियोज़ देख रहे हैं उनका तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अलग-अलग वीडियोज़ नहीं देखनी, आप उनको एक ही वीडियो को, मर्ज वाली वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चंस एक ही साथ देख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिट वाली होने वाली है, ठीक है? अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप जल्दी से कर दीजिए। अदरवाइज़ जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, नेक्स्ट पार्ट डालूँगी, आप उसको नहीं देख पाएँगे, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में बात कर सकते हैं। एंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों को, या ये कहूँ जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी क्वेरीज पूछने, अपने क्वेश्चंस पूछने का पूरा-पूरा राइट्स है। वो यहाँ अपने क्वेरी या अपने क्वेश्चंस मुझे भेजते हैं। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल बताया है। क्यों? क्योंकि देखिए जब जो भी चीज़ मैं अपनी साइड से भेजती हूँ, नोट्स हो गए या फिर कोई इम्पोर्टेंट नोटिस हो गया, अगर मैं ग्रुप में डालती थी, ग्रुप में सेंड करती थी, तो वो बाय मिस्टेक जब स्टूडेंट अपनी क्वेरीज़ पूछते थे, डाउट पूछते थे, तो वो स्क्रॉल अप हो जाता था, यानी ऊपर पहुँच जाता था। फिर अगेन कोई दोबारा स्टूडेंट आके सेम ही चीज़ पूछ रहा है, सेम ही नोट्स माँग रहा है। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों के लिए चैनल क्रिएट किया है, ताकि आप उसमें अपने जो नोट्स हैं वो इज़िली देख पाएँ और कोई अदर जो पर्सन है वो मैसेज ना करे और आप उन्हें इज़िली देख पाएँ, ठीक है? अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, ठीक है? एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप सभी को इन सब का जो लिंक है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको इधर-उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई और डाउट या कोई और प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिस तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।